हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सभी? पर जल्दी से बताएंगे सभी को ऑडियो वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है। और शुरू करते हैं आपके आज के इस चैप्टर को, जहां हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से ही सभी मुझे कमेंट करके बता देंगे आप सभी को ऑडियो प्रॉपर्ली आ रहा है, वीडियो प्रॉपर्ली आ रहा है। पिछले सेशन में हम सभी लोग बात कर चुके थे हमारे कुछ लाल ग्रंथियों के बारे में, और उसके आगे चर्चा करेंगे लिवर और पेनक्रियाज के बारे में कि वो क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं। सभी को राम राम और इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करेंगे कि आप सभी लोगों का ये नया साल जीवन में तरक्की, कामयाबी और खूब सारी खुशियां लेकर के आए। बस यूं ही अपने इस लगातार निरंतर प्रयास को करते रहें और अपने जीवन में सफलता के मार्ग पे चलते रहें। देखिए, कामयाबी जरूर से मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी आ चुके हैं? एमसीक्यू पहले चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म होने दीजिए, उसके बाद अभिजीत सिंह सारा कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। ऑल राइट, चलो। तो पिछले सेशन के अंदर एक बार देख लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये पीडीएफ आप सभी को मिल गई होगी। हम पाचन के बारे में बात कर रहे थे, और लास्ट जो हम लोगों ने बात की थी वो अमाशय के अंदर पाचन के बारे में बात की थी, कि कैसे अमाशय के अंदर हमारा मुख से शुरू होकर के पाचन जो है वो आपको नजर आता है। अब इस अमाशय के बाद आज की हेडिंग जो होगी वो होगी आपकी छोटी आंत और आपके पेनक्रियास के बारे में। देखो, इतनी चीजें हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ तक का रिवीजन कर लिए हो? राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ सभी को जो भी आ गए हैं। तो हम लोग ये तो समझ चुके थे मैम, अमाशय में जो जठर रस बनता है इसका पाचन जो है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। अब जब खाना, जो भी भोजन है आपका, वो आ रहा होगा कहाँ? इस छोटी आंत के अंदर। तो इस छोटी आंत में आने से पहले उसके पास इस लिवर से और इस अग्नाशय से, दो जगह से अपने स्त्राव जो है वो आकर के मिलते हैं। वो दोनों स्त्राव मिलकर के क्या काम करते हैं? आपके इस वाली छोटी आंत के पाचन में मदद करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आज की कि छोटी आंत में जो पाचन होता है उसमें मदद करने वाले लिवर और पेनक्रियाज का काम क्या होता है। सबसे पहले लिवर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हमारा लिवर है यानी कि यकृत है, ये कैसे काम करेगा। लिवर जो है ये आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और अंग पूछा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट। दूसरा सबसे बड़ा अंग ये कहा जाता है। इसका वेट जो है वो तकरीबन 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक इसका भार यहाँ पर देखा जाता है। इसी लिवर के बारे में बात की जाएगी। निखिल, बिल्कुल परेशान मत हो, अब आपका जितना भी सिलेबस है वो पूरा करा दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत हो, जिसका भी एग्जाम है भाई, आपके जनवरी महीने के अंदर आपके सिलेबस जो है पूरी तरह से और प्रॉपरली उसको कराया जाएगा। ठीक है, चलो। पिछले चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल चुका है, और पिछला जो चैप्टर हुआ है, देखिए सेल के साथ सेल का आपका क्वेश्चन जो पीडीएफ के अंदर थे वो उपलब्ध कराए गए थे। और इसी प्रकार से अब ये जो पूरा आपका न्यूट्रिशन चला है, प्रोटीन डाइजेशन जो भी हम इसको बात कर रहे हैं, ये सब आपका एक साथ क्वेश्चन जो है इनके आपको मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस शीट जो है वो आप लोग की इस चैप्टर के बाद, यानी कि चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आज, उसके बाद आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। सेल वाले क्वेश्चन सेल के साथ आपको अपलोड करा दिए थे, तो उनको एक बार से चेक कर लेना। ऑलराइट, क्लास आपकी अब से डेली चलेगी सुबह 7 बजे। डेली सुबह 7 AM आप लोग की जो क्लास है वो रोज रहने वाली है। और कोई समस्या आप पढ़ लें, विकास क्लास लाइव है और डेली लाइव होती है। तो ये हमने वजन की बात करी, और इस वजन के साथ अगर इसका आकार देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको ये नजर आता है। यहाँ पर एक और छोटा सा अंग होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। कुछ इस हिसाब से ये निकला हुआ नजर आता है।
इस हिस्से को नाम दिया जाता है आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। इसको डायग्राम को बना लेना तो चीजें आपको और अच्छे से याद रहती है। ये हिस्सा है आपका लिवर का, यानी कि आपका यकृत। ये गॉल ब्लैडर एक अलग से एक थैली की तरह काम करता है। आप लिखेंगे यहाँ पर स्टडी ऑफ लिवर। लिवर के अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसको नाम दिया जाता है हेपाटोलॉजी। और इसी के साथ लिवर जो है सिक्रीट करता है बाइल जूस को, दैट स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। ये जाकर के कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ से जो मुख्य आपका वर्णक बन रहा है वो बाइल जूस के द्वारा आ रहा होगा। आप लिखेंगे यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। ये जाकर के कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? आपके गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जो भी बाइल जूस यहाँ से बनेगा। ठीक है अभिजीत। चलिए, जो भी स्टूडेंट आज ही क्लास ज्वाइन करें, जिनका आज पहला क्लास है, उन्हें बता दूं कि पिछला एक टॉपिक सेल हो चुका है और उसके बाद हमने जैविक अणु, जिसके अंदर आपके बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इन सभी का टॉपिक पढ़ लिया है और हमने डाइजेशन जो है वो कवर कर लिया है। तो आप सभी साथी जो भी आज पहले दिन ज्वाइन हुए हैं, जिनकी आज पहली क्लास है, तो भाई आज वाला सेशन जो है ये आपका बिल्कुल डाइजेशन का अंत चल रहा है। कल से जो नया टॉपिक शुरू होगा आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। क्लास रोज सुबह 7 बजे रहेगी। पीडीएफ आपको क्लास के बाद यहीं पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। और जिनको एमसीक्यू नहीं मिला है, मैं आज एक बार चेक करके आप लोगों के सभी एमसीक्यूज अपलोड करवा दूंगी। पिछला जो आप लोग का बैकलॉग रहता है, जिन्होंने भी नहीं करी है क्लासेस, उनको एक बार जरूर से कवर कर लेना। ठीक है भाई। क्लास विवेक यही आपको मिलेगी एप्लीकेशन पर रोज सुबह 7 बजे लाइव। बाकी क्लास हो जाएगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी कुछ देर में। चलो, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। जो भी लिख रहे हैं एक बार फटाफट से इस ग्रंथि के बारे में लिखेंगे, लिवर के बारे में। राकेश, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी चीजें आपको कराई जा रही हैं। देखो, कराने को इसको 15 क्लासेस में भी कराया जा सकता है, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। वरना कराने को इसको 15 से 17 क्लासेस में भी कराया जाता है। ठीक है। चलो, कल शुरू करेंगे आपका ह्यूमन का रेस्पिरेशन, मानव का जो श्वसन तंत्र होता है। अब इस बाइल जूस के बारे में देख लेते हैं। इस बाइल जूस के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल जूस कंटेन बाइल पिगमेंट। पित्त रस में जो पित्त के वर्णक होते हैं ये मौजूद होते हैं। और जब बात आती है बाइल पिगमेंट की, तो दो नाम याद रखना।
बाइल पिगमेंट में एक नाम आता है आपका बिलीरुबिन और एक आता है बिलीवर्डेन। ये कहलाते हैं आपके पित्त के। याद रखेंगे कि इसका काम होता है बिलीरुबिन का, ये पीला रंग देता है किस किस को, एक तो मल को यानी कि फीकल मैटर, और दूसरा प्लाज्मा। तो इन दो को ये पीला रंग देने में मदद करता है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है। चलो क्लियर हुआ सबको? तो भाई साथ साथ में लिखते चलिए कि ये दो आपके मुख्य वर्णक होते हैं जो कि मदद करते हैं आपके पाचन के अंदर। अब यहां से ना कोई पाचक एंजाइम नहीं बनेगा, तो एक अगला पॉइंट डालकर लिख लेना, इट डज नॉट secrete any digestive enzyme। यानी कि यकृत की ही बात करें, यकृत कोई पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता, लेकिन किस में मदद करेगा? इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। यह विषहरण का कार्य करता है। ठीक है, और एक पॉइंट लिखेंगे, इट स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन। जो अलग अलग आपने कहा था कि कुछ वसा में घुलने वाले विटामिन है, उनको एकत्रित करके यहाँ पर रखता है। ऋषि प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर के अंदर पाया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर आपका एक हिस्सा होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, पीले रंग का होता है ये, जिसमें आपके सभी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वसा में घुलने वाले विटामिन का भंडारण करता है। कुछ कुछ महीने तक उनको स्टोर करके लिवर के अंदर रखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि यह लिवर हमारा विटामिन को स्टोर करके भी रखता है। और दूसरा इसका मुख्य काम क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन कराएगा, विषहरण, शरीर के जितने भी विषैले पदार्थ होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंकता है। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को लग रही है? विषहरण का मतलब भाई विष है, जहर है, जहर को निकाल करके बाहर फेंक देना। शरीर में तुमने जो भी विषैला पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ खाया है, कंज्यूम किया है, उसको निकाल करके बाहर फेंकना, चाहे वो अमोनिया के रूप में हो या कोई अन्य विषैला पदार्थ हो। तो ये आपका देखा जाएगा। देखो मैं फिर से बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं आज के क्लास में, तो आप सभी का स्वागत है। और आप सभी की जितनी क्लासेस छूट गई हैं, जो पहले हो गई हैं, उनको आप लोग एक बार कवर कर लें। देखो बच्चों, वो तो हो चुकी हैं, उनको एक बार जरूर से उस बैकलॉग को कवर कर लेना। लेकिन कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, मानव का श्वसन, वो आप लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कर लीजिए अपने सेल वाले टॉपिक से। सेल पढ़ने के बाद आप अपने जितने भी अंग प्रणाली हम शुरू करेंगे उनको आप साथ साथ में कवर कर सकते हैं। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है इसी प्लेटफॉर्म पर, एप्लीकेशन पर, और पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी। रही बात सवालों की, तो सवाल भी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को अब चैप्टर के बाद अपलोड करा दिए जाएंगे। जो पीछे हो चुके हैं उन्हें आप वहां से कवर कर सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है।
लिवर फॉर्म नहीं करता, लिवर स्टोर करता है। तो भाई ये कहलाता है हमारा मुख्य तौर पे जिसे हम आपके यकृत का नाम देते हैं। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी डाउट, कोई समस्या? ठीक, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैंने कहा तुम्हारी छोटी आंत वाले भाग में आते हैं कि लिवर से हम कहाँ आए, छोटी आंत में। तो मैं ये तो समझ रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किन किन की? एक लिवर से बने हुए पित्तरस की, तो हमने कहा भैया बाइल जूस भी आएगा उसके अंदर। और दूसरा कौन आ रहा था यहाँ पर? पेनक्रियाटिक जूस। अब भाई अग्नाशय से भी तो रस आ रहा है अंदर की तरफ। क्यों भाई, बोलो हाँ कि ना। ये पेनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। अब मैम ये क्या है? अग्नाशय से बनने वाला रस जो है वो यहाँ पर क्या है? मुझे एक थम्स अप का साइन जल्दी से शेयर कर दो कि हमें चीजें क्लियर हो रही है। फटाफट से कर दो ताकि मैं तुम्हें फटाफट से आगे बढ़ा दूं और समझा दूं कि भैया ये चीजें जो चल रही हैं वो कैसे कैसे आपको नजर आएंगी। इसका एक डायग्राम दिखा देते हैं एक बार। देखिए, आपने कहा कि हमें कहाँ पहुंचना है? इस छोटी आंत में पहुंचना है, इस वाले कुंडलित स्ट्रक्चर में पहुंचना है। तो यहाँ पर ये जो लिवर बैठा है ये अपना स्राव जो है वो भेजेगा और ये अमाशय के साथ मिला करके इस पत्ती नुमा आकार जिसे हम अग्नाशय कहते हैं इसके साथ मिलाकर भेजेगा। तो अब इस अग्नाशय रस में क्या है ये जानने योग्य है, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस या फिर आपका अग्नाशयी रस। देखो बच्चों, बहुत सारे एंजाइम जो है वो इस अग्नाशय के रस से बनते हुए आपको नजर आते हैं। तो अगर हम बात करें इनके एंजाइम्स के बारे में या अग्नाशय का रस जो है ये कैसे काम करता है, तो हमें केवल और केवल ये संख्या जो है वो याद करनी है कि अग्नाशय रस जो बनता है, देखो हमने लार पढ़ा था 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1 से 1.5 लीटर बोला था। हमने कहा जठर रस बनता है 2.5 लीटर बनता है। अग्नाशय का रस बनता है 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन। कितना? 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन बनता है। ठीक, तो पहले आप लिखेंगे कि भैया इसके अंदर 1.5 या मैं कहूँ 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन स्रावित होता है। इसका पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो होता है 7.8, यानी कि हल्का सा क्षारीय नजर आता है। और इसी के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं ढेर सारे एंजाइम। जैसे मैंने कहा था ना, अमाशय में भी कुछ खास एंजाइम नहीं थे, केवल पेप्सिन काम कर रहा था। आपके मुख में भी केवल लार अमाइलेज काम कर रही थी, लेकिन अग्नाशय के अंदर काफी एंजाइम्स होंगे। जैसे कि आपका ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, न्यूक्लियेजेस है, अमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। ये अलग अलग एंजाइम काम करेंगे। आपने कहा अरे मैडम ये नाम कैसे याद करूंगा? ठीक है, ये नाम कैसे याद करूंगा? रूपल सॉरी रौनक, तुमने पहली क्लास नहीं करी है लगता है बेटा। विटामिन जो घुल जाते हैं, सोल्यूबल मतलब जो घुल जाते हैं पानी में या फैट में, उनको हम सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। तो वो दो ही कैटेगरी बनी थी, एक पानी में घुलने वाले और एक वसा के अंदर, फैट के अंदर घुलने वाले। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया पेनक्रियाटिक जूस, अब ये आप लिख सकते हो इसका स्त्राव कितना होता है 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे इसका पीएच मान कितना है 7.8, और इसके साथ ये इन सभी एंजाइम्स को यहाँ पर बना रहा है। आपने कहा मैम कैसे याद करूंगा, बहुत सारे नाम है। हमने कहा मत करो भाई, सिंपल ट्रिक से याद करा देते हैं। क्यों सिंपल ट्रिक से याद करा देते हैं? सिंपल ट्रिक क्या है? जब ये सभी बॉडी में जाएंगे यानी कि आपके अमाशय से होते, इसके अग्नाशय से होते हुए निकलेंगे बाहर, तो पाचन तो करा रहे हैं। अब ये पाचन किसे और किस किस का कराएंगे ये हमें याद करना है। इसको लिख लेंगे, पहले इन दो लाइन को नोट कर लीजिए जिन्हें हम कहते हैं अग्नाशयी रस के बारे में। लिखो फटाफट से। अच्छा, प्रेम कुमार लिख लो फटाफट। कोई बात नहीं, आप इससे नोट कर लो, राइटिंग से जिसको समस्या हो रही है इससे लिख लो। इन्हें कहते हैं हमारा अग्नाशय रस। पूछा जाए छोटी आंत में क्या जा रहा है, तो बाइल भी जा रहा है, पेनक्रियाटिक जूस भी जा रहा है, और इंटेस्टाइनल जूस जो आंतों से बनेगा वो तो रहेगा ही वहां पे। तो छोटी आंत में पित्त, अग्नाशय रस और आंतों का रस जो है वो तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, वो तीनों जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं।
सबको समझ में आ रहा है? एक थम्स अप का साइन भेज देना, सबको चीजें क्लियर हो रही है ना? भाई क्लास आप लोगों की हो चुकी है, 20 से 22 मिनट की क्लास हो चुकी है। हाँ सिमरन, ये डाइजेशन का ही पार्ट है। ये हम जो अग्नाशय की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने लिवर की बात करी, ये दोनों पाचन ग्रंथियां हैं। पहली क्लास में ही बताया था कि आपका लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों ही आपकी पाचन की ग्रंथियां कही जाती हैं। तो इसीलिए इस क्लास का नाम है आपकी पाचन ग्रंथियां, हम उनको समझेंगे। ठीक है भाई। पीडीएफ में तो ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। अब होगा क्या, देखो ये जितने भी नाम तुमने यहाँ लिखे हैं ना, इन नामों का ध्यान हमें कहाँ करना है? हमें करना है मैडम यहाँ पे। चलिए, आपने कहा अग्नाशय रस, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस। हेडिंग आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, आपने नंबर पहला डालना है। नंबर पहला क्या डालना है कि अमाशय से हम प्रोटीन पचा कर लाए थे। हमने पेप्सिन की मदद से क्या करा था, प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ दिया था। बोलो हाँ कि ना? अरे भैया हाँ कि ना? हमने एक रिएक्शन कराई थी अमाशय के अंदर जहां प्रोटीन था, और इस प्रोटीन को पेप्सिन के द्वारा हमने किसमें तोड़ दिया था? आपके पेप्टोन्स में तोड़ दिया था। आपने कहा हाँ मैडम बिल्कुल तोड़ा था। ये काम इतना कहाँ हुआ था? आपके अमाशय। ठीक है मैडम, समझ गए। आगे बढ़ो आप। आगे बढ़े तो ठीक है भाई। ये पेप्टोन्स जो है ना, अब इस पेनक्रियाटिक जूस की मदद से क्या होगा? यहाँ आया ट्रिप्सिन। कौन आया? ट्रिप्सिन आया। ट्रिप्सिन बोला भैया नहीं, तुम पेप्टोन्स अच्छे नहीं लग रहे हो, चलो तुम्हें और ज्यादा यहाँ पर तोड़ दिया जाए। तो ये इसको किसमें तोड़ देते हैं? डाई पेप्टाइड में तोड़ देते हैं। याद करो जब मैंने तुम्हें प्रोटीन पढ़ाया था और बताया था कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं और इनकी लंबी लंबी चेन बन जाती है जिनको पॉलीपेप्टाइड की चेन कहा जाता है। हाँ भाई, कहा था कि नहीं? फटाफट से बताओ। भाई बताया था, सिंपल पाचन करा रहे हैं, मुख के अंदर हमारा पाचन शुरू हो गया था। अमाशय में पिछली क्लास में प्रोटीन से पेप्टोन बना दिए थे। अब इन पेप्टोन से अग्नाशय के रस के द्वारा ये जो एंजाइम बना है ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा? इनको डाई पेप्टाइड में तोड़ देगा। मतलब अभी भी अमीनो एसिड नहीं आया है, अभी भी अमीनो एसिड यहाँ पर नहीं आया है। बोलो समझे कि नहीं? सतीश भाई इससे क्या मतलब है? मतलब इस चीज से है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपके पेप्टोन रहे और ये आपके डाई पेप्टाइड, ये था प्रोटीन। तो ये कहानी चल रही थी अमाशय में, लेकिन ये आपके अग्नाशय रस से बनने वाले एंजाइम के द्वारा, जो अभी हमने नाम लिखा था ना, इधर देखो भाई, ये हमने नाम लिखा था ट्रिप्सिनोजन, यही वाला ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के रूप में क्या करेगा? इसका पाचन करा रहा है। तो पहला रिएक्शन हमारा हो गया कुछ इस प्रकार से। इसी के बाद अगर हम बात करें अगली रिएक्शन, पहली हमने ये नोट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतने भाग को ना भी लिखो, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अमाशय में हो रहा है हमारा अग्नाशय, ये वाला काम कर रहा है। अगला वाला रिएक्शन कि मैम मुख में ना हमारा थोड़ा सा स्टार्च जो है वो पच चुका था, किसमें? माल्टोज में। बाकी कहाँ पचेगा? यहाँ पचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमारा जितना भी पॉलीसेकेराइड था, बचा हुआ पॉलीसेकेराइड, जिसको हमने स्टार्च कहा था पहली रिएक्शन में, जब मुख में बात की थी कि मांड का पाचन होता है, तो यहाँ पर ये स्टार्च जो है वो किसकी मदद से टूट रहा है? एक और एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है अमाइलेज। और किस में टूट रहा है? आपके माल्टोज में टूट रहा है। या मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आपका पॉलीसेकेराइड है, तो ये डाई सेकेराइड में टूट रहा है। अब डाई सेकेराइड के अंदर ही आता है भाई माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। याद करो, बताए थे तीनों उदाहरण। तो ये बन जाएंगे आपके डाई सैकराइड। ठीक है, किसकी मदद से? अमाइलेज की मदद। आप कहेंगे कि 70% तो
यहाँ होगा और 30% मुख में ही पाचन हो चुका था। 30% अमाइलेज पाचन करा चुका था। जहां कहीं भी नाम मिल जाए अमाइलेज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का पाचन हो रहा है, हमेशा याद रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई। लार बनता है या पहले से होता है? नहीं नहीं, लार बनता है भाई, डेली जो है वो लार बनता है। चलिए, जिनका आज पहला क्लास है, आप सभी कल से अपनी रेगुलर क्लासेस करिएगा। ये टॉपिक स्टार्ट पहले ही हो चुका था, तो इसलिए हो सकता है पिछली क्लासेस ना होने की वजह से आपको यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी। ठीक है भाई। स्टार्च मांड जो हम कहते हैं ना, रोटी के अंदर है, तो रोटी जैसी तुमने खाई तो 30% तो मुख में ही पाचन हो गई, बचा कुचा हो गया आपका यहाँ पे। ये सारी रिएक्शन कहाँ चल रही है? हमारे अग्नाशय रस के एंजाइम के द्वारा। तो एक एंजाइम ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा अमाइलेज हो गया। तीसरी रिएक्शन लिख लेंगे, जिसमें जो हमारे पास वसा होता है, जो फैट होता है हमारे पास, ये वसा टूटना शुरू करता है। देखो हमने कई सारे एंजाइम लिखे थे यहाँ पर, इधर देखो भाई। हमने कहा था ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन पचा दिया, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन ने मिलकर के। अमाइलेज जो है आपका, अभी हमने इससे स्टार्च का पाचन कराया। ये जो लाइपेज दिख रहा है, ये वसा का पाचन कराएगा। लाइपेज वसा का पाचन कराता है। तो आप लिख सकते हो कि जब भी फैट की कहानी आएगी, वहां पर एंजाइम लिखेंगे लाइपेज। तुम्हें कहीं पे भी दिख जाए, कभी भी पूरी बायोलॉजी में लाइपेज दिख जाए, समझ जाना वसा के पाचन के लिए आ रहा है। अमाइलेज दिख जाए, स्टार्च के पाचन के लिए, पॉलीसेकेराइड के पाचन के लिए आ रहा है। तो लाइपेज का नाम लिखेंगे, और ये किस में बदल जाता है आपका? डाइग्लिसराइड्स में। याद करिए कि हमने फैट को एक नाम दिया था ट्राइग्लिसराइड का। फैट की जगह हमने लिखा था ट्राइग्लिसराइड, याद करो भाई। तो ये किस में टूटेगा? डाइग्लिसराइड में। मतलब मैम एक बात बताओ, अग्नाशय से जितना भी पाचन हो रहा है, ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि ये ऐसी यूनिट बची है, डाइपेप्टाइड, डाइसैकेराइड, डाइग्लिसराइड, जो अभी और छोटी इकाइयों में टूट सकती हैं। जी हाँ, वो टूटेंगी आपकी छोटी आंत में जाकर के, वो टूटती हैं छोटी आंत में जाकर के। अमाइलेज प्रोटीन का पाचन बिल्कुल नहीं करेगा श्रवण कुमार, बिल्कुल नहीं करेगा। अमाइलेज आपके शर्करा के कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन होते हैं प्रोटीन के पाचन के लिए। प्रोटीन के लिए केवल दो नाम याद रखना, एक पेप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन। ठीक है। तो ये वसा है, वसा को लाइपेज ने किसमें पचा दिया? डाइग्लिसराइड। भाई हिंदी इंग्लिश सबको क्लियर है? हिंदी इंग्लिश सबको क्लियर है? ये तीन इकाइयां, ये तीन रिएक्शन हमको याद करनी है, जो किसके अंदर हो रही है? आपके अग्नाशय के रस के द्वारा एंजाइम जो बन रहे हैं, वो मुख्य पाचन यहाँ पर करा रहे हैं। तो हमें एंजाइम याद नहीं करने, हमें याद करना है ये सारी चीजें कि कौन किसका पाचन यहाँ पर करा रहा है। अब इसके बाद ये वाली छोटी छोटी डाइपेप्टाइड, डाइसैकेराइड, डाइग्लिसराइड, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपकी छोटी आंत के अंदर, और वहां जाकर के अपनी बेसिक यूनिट में टूट जाएगा, जिससे वो अवशोषित हो सकता है। ठीक। अरे सबने लिख लिया? सबको समझ में आ गया? एक बार एक थम्स अप का साइन जल्दी से लिखने के बाद भेज दो मुझे फटाफट से। राजू कुमार, सभी कॉमन आ रहे हैं मेरे पास। सिक्रीट का मतलब स्त्राव, जो यहाँ से चीजें बन रही हैं। ठीक है, राइटिंग साफ साफ लिखिए। अरे भैया चलो ठीक है। वंशिका बच्चे, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जितना भी स्टार्च है, जो भी आपने यहाँ पर रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चावल के अंदर है, आलू के अंदर है, उन सभी का पाचन पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में होना अमाइलेज की मदद से देखा जाता है। तो अमाइलेज एक एंजाइम है। हमने इस एरो के ऊपर जो भी नाम लिखे हैं, ये एंजाइम के होते हैं, ये पाचन करा रहे हैं। ठीक है।
देखिए इसीलिए सबसे पहले आपको जैविक अणु पढ़ाए गए थे कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं, फैट किससे मिलकर बनते हैं। इसीलिए पढ़ाए थे कि जब इन तीनों का पाचन होगा तो आपको चीजें और स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी। तो भैया इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार पिछली क्लासेस को जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लेना, तो ये आसानी से समझ में आप लोगों को भी आ जाएगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग सुबह 7 बजे। लिख लो यार, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है ये बताओ। ठीक है, अभी तो इसे और छोटा बना देंगे। देखो ये जितने भी तुम्हारे एंड प्रोडक्ट बने हैं ना, वहां पे डाइपेप्टाइड, डाइसेक्राइड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे छोटी आंत के अंदर। अब अगला जो हम पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर सेम चीज उठा करके मैंने रख दी यहाँ पे। जैसे मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास देखो इधर क्या था, मैंने कहा भाई डाइपेप्टाइड बना था, मैं फटाफट से इसको उठा करके लेकर आई और मैंने रखा यहाँ पे। मैंने कहा इस डाइपेप्टाइड को तोड़ते हैं सबसे पहले। तो आपने बोला मैडम ये डाइपेप्टाइड जो है वो किसमें टूट जाएगा, हमारे अमीनो एसिड के अंदर। अमीनो एसिड क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है जिससे प्रोटीन बना होता है, यानी कि अमीनो अम्ल। इसी प्रकार से मैंने कहा, जो मैंने इधर देखो भाई ये था डाइसेक्राइड, इस डाइसेक्राइड को मैंने कहा तोड़ दिया, वापस लिख देते हैं इसको। अब डाइसेक्राइड को 3 एग्जाम्पल में पढ़ा था, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। मैं तीनों को अलग अलग पाचन जो है वो बता देती हूँ आपको। सुक्रोज जो है वो टूट जाता है अपनी जी और एफ यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसी से मिलकर के बना था। ठीक है मैडम, फिर आपने कहा कि यहाँ माल्टोज भी था, तो माल्टोज किसमें टूट जाएगा, जिन दो ग्लूकोज की इकाइयों से ये मिलकर के बना था, टूट गया। ऐसे ही लैक्टोज भी था, लैक्टोज टूट गया, एक ग्लूकोज में और दूसरा गैलेक्टोज में। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये तीनों ही रिएक्शन हमारी किसकी हैं, डाइसेकेराइड कहे जाते हैं। और हमने इनको ऐसी इकाई में बदल दिया जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सकती है। इन्हीं तीनों को नाम देते हैं। जहां पर एंजाइम कौन काम करेगा, एंजाइम के नाम के पीछे ASE लगा देना, ASE। इधर देखो आपने कहा डाइपेप्टाइड तोड़ना है मैम, तो डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए कौन आया, डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड के नाम के पीछे ई हटाया, ASE लगा दिया। सुक्रोज था, नाम के पीछे क्या लगाया, सुक्रेज कर दिया, ASE लगा दिया ई हटा के। माल्टोज था, क्या लगा दिया, माल्टेज लगा दिया। लैक्टोज के लिए क्या लगा दिया, लैक्टेज लगा दिया। बस इतनी सी कहानी याद करनी। अब इसको लिख लेंगे। कितने लोगों को क्लियर हो गया है, मुझे एक थम्स अप का साइन भेज देंगे। जिसको भी नहीं समझ में आया है एक बार फटाफट से बता देंगे ताकि उनको और दोहरा दिया जाए। और कई सारे साथी ऐसे होंगे जो आज पहली बार सेशन में जुड़े हैं, मैं फिर से कहूंगी भाई एक बार पिछली क्लासेस कर लेना तो समझ में ज्यादा आएगा, वरना समस्या लेते रहोगे। ठीक है, ये टूट जाते हैं ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में और ग्लूकोज में। ठीक, हाँ भाई न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा राज। क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। क्या हुआ प्रेमलता, अरे यार एक बात बताओ, तुमने कहा मैम ए था और बी था, ए और बी को मिला करके सी बना दिया। अब जब सी को तोड़ूंगा तो ए और बी तो आएगा।
शुरुआत में हमने पढ़ा प्रोटीन को अलग अलग अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अब प्रोटीन तोड़ेंगे तो अमीनो एसिड्स आएंगे, वही हमने किया, डाइपेप्टाइड की चेन बना दी और उससे तोड़ करके अमीनो एसिड बना दिए जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो आपके शरीर में ऊपर से लेकर पूरी आहार नाल में पाचन चलता गया। मैंने कहा मुख में 30% पाचन हुआ, ठीक, 30% स्टार्च वहां पर पच गया था। उसके बाद पेट में आए, पेट में थोड़ा सा प्रोटीन पच गया, ठीक है भाई पच गया, इतनी कहानी हो गई थी पेट के अंदर। इसके बाद जैसे ही तुम अग्नाशय में एंटर करोगे तुम्हारा पाचन शुरू हो जाएगा। अग्नाशय में ये जो बचा हुआ है पेट में आपका प्रोटीन था जो पेप्टोन्स में बदला था, वो पेप्टोन पहले डाइपेप्टाइड में बदल गए। फिर उसी अमाशय के इसी अग्नाशय के रस के अंदर आपका स्टार्च जो है वो अपनी एक छोटी इकाई डाइसेकेराइड में बदल गया। जो वसा तुमने खाया था, जो तेल तुमने कंज्यूम किया था, वो वसा आपका डाइग्लिसराइड में बदल गया। ठीक है मैम, ये काम अग्नाशय में हुआ। अब अग्नाशय से जैसे तुम नीचे की तरफ आए, नीचे आए यानी कि हमारी छोटी आंत में आए, तो यहाँ और जो भी बचा हुआ था ये अपनी और छोटी छोटी इकाइयों में बदल चुका है। एक फैट यहाँ पर रह जाता है, एक फैट यहाँ पर रह जाता है जिसको हमने लास्ट में बोला था डाइग्लिसराइड। इसको भी तोड़ लेंगे। ये डाइग्लिसराइड आपका अगेन लाइपेज नामक एंजाइम की मदद से, मैंने कहा था ना जहां लाइपेज दिखे वो वसा को तोड़ रहा है, तो लाइपेज नामक एंजाइम की मदद से फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ठीक है, वसा अम्ल इन्हीं से मिलकर के बना था, याद करो एक बार वसा पढ़ाया था। और आपके ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये अल्टीमेटली हमारा पूर्ण पाचन हो गया। कोई पूछे कि पाचन कहाँ खत्म हो रहा है, तो आप बोलेंगे छोटी आंत में खत्म हो रहा है। पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन। अब बताओ भाई किसी को समझ में आया कि नहीं आया? ये जो अल्टीमेटली बने हैं ना, अब ये हमारे ब्लड में चले जाते हैं यानी कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो हमारा तीसरा चरण होता है उसे कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी पचा है, अब तुम सोचोगे ना पच गया तो कहाँ गया, ये ग्लूकोज जाएगा सीधे आपके ब्लड के अंदर। डाइग्लिसराइड को भी डिवाइड किया जा सकता है, हाँ कर तो दिया, देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। रेखा सभी क्लासेस को एक बार देखना, स्टार्टिंग से देख लेना, सेल पढ़ लेना, उसके बाद फिर आपका विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ अलग अलग कराया है तो उनको कर लेना। जो टॉपिक हो चुके हैं उनमें वीडियो काफी है। ठीक है भाई, वो वीडियोस आपकी काफी। सभी को चीजें क्लियर हो गई? अब बताओ मुझे, इससे सिंपल भाषा नहीं हो सकती कि मैम जिससे बना था वही हमने मिला करके तोड़ दिया। और याद करने के लिए मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी। कार्बोहाइड्रेट के नाम के पीछे OSE आता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आता है OSE। और एंजाइम्स के नाम के पीछे ASE लगा हुआ मिल जाएगा, सुक्रोज का सुक्रेज, माल्टोज का माल्टेज, लैक्टोज का लैक्टेज, डाइपेप्टाइड का डाइपेप्टाइडेज। तो पूछे छोटी आंत में क्या बनता है, आपने कहा भैया डाइपेप्टाइडेज बनता है, सुक्रेज बनता है, माल्टेज बनता है, लैक्टेज बनता है, जो इसका पाचन करा रहा है, वो आपका छोटी आंत का रस कहलाता है। कोई समस्या यहाँ तक? लिख लिया सबने? सेल डिवीजन होगा विपिन, आगे पढ़ेंगे जब DNA का टॉपिक करेंगे उसको। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है बेटा, 6.25 मीटर। टोटल मिला के आपकी 30 फीट या 9 मीटर लंबी आहार नाल होती है, जो शुरू होती है मुख से और अंत उसका गुदा पर जाकर एनस पे जाके होता है। जो भी कल स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं या आज इनरोल किए हैं, जिनको भी लग रहा है आज उनकी पहली क्लास हो रही है, आप सभी कल वाले फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करिएगा, जहां हम मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम तक कहानी आपकी पहले से चल रही है, तो ये आपकी आज होती है कवर। तो इसको हम कल अगले टॉपिक से शुरू करेंगे, आप सभी वहां से शुरुआत अपनी कर लें। पीछे का बैकलॉग स्टार्टिंग से एक बार पढ़ते चलना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंसुलिन कब काम करेगा? इंसुलिन करेगा जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ेंगे। इंसुलिन का काम जब आपका बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसको कम करने में ये मदद करता है। तो भैया ये था हमारा पूरा का पूरा पाचन। अब मुझे बताओ चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, छोटी आंत के बारे में एक पीएच वैल्यू इसकी और लिख लेना। इसका पीएच होता है 8 से 9।
जैसे अभी हमने अग्नाशय के रस का बोला था 7.8 होता है, इसका 8 से लेकर 9 के बीच में होता है, मतलब ये और ज्यादा क्या हो जाता है, क्षारीय बना देता है। ठीक है, तो इसको लिख लेना कि 8 से 9 पीएच आपकी छोटी आंत से बनने वाले जो रस, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, आंत का रस कहा जाता है, आंत के रस का, ये पीएच किसका है, आंत के रस का, इंटेस्टाइनल जूस का। सुमंत क्या हो गया, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज लिख लो, या नॉर्मली जो हमने डाइपेप्टाइडेज लिखा है बात वही है, उसके एक छोटे रूप को हमने यहाँ पर लिख लिया, ना कि प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लंबा नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं और अपना लिख लेते हैं। देखो ये सारी रिएक्शंस वही सारी हैं, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगी क्या क्या किसके अंदर टूटा है। ये न्यूक्लियोटाइड वाली रिएक्शन अभी अपन ने क्योंकि डीएनए नहीं पढ़ा है तो इसलिए इसको हम ध्यान नहीं देंगे इस रिएक्शन को, बाकी सारी की सारी रिएक्शन आपकी एज इट इज है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है। इसका प्रैक्टिस शीट में आज अपलोड करवा दूंगी, तो एक बार आप सभी क्या कर लेंगे, उसको गो थ्रू कर लेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना रहे। तो ये कहानी होती है हमारे अवशोषण की। और अगला जो चरण आता है जिसे हम कहते हैं कि भैया हमारा खाना, देखो सबसे पहले तुमने खाना खाया तो खाना इंजेशन वाले प्रक्रिया से अंदर गया, जिसको हम कहते हैं अंतःग्रहण, फिर अंदर जाके उसका पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ। तीसरा चरण आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं अवशोषण, तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो भी तुमने खाया, मतलब मैंने कहा अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैट है, फैटी एसिड है, ये सब ब्लड में जाने के लायक हो चुका है। श्रवण कुमार कुछ भी कमेंट मत किया करो और कॉपी पेस्ट मत किया करो। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, जिससे आप किसी की कंसंट्रेशन को चेक करते हो कि वो एसिड है या बेसिक है। ठीक है, हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अवशोषण का मतलब कि जो भी भोजन हमारा पचा है अब वो रुधिर में जाएगा और आपके सभी जहां तक जरूरत है कोशिकाओं तक और ऊतक तक वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इट इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड। इनका मेन टारगेट क्या होता है, ब्लड का होता है, ब्लड में और लिम्फ में जाना अपनी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और ये जब ब्लड में चले जाते हैं उसके बाद इनका पहुंचना होता है कोशिकाओं में या ऊतकों तक। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 90% एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ हो जाता है, छोटी आंत के अंदर। देखो 90%, छोटी आंत में पूर्ण पाचन भी हो रहा था, पाचन यही खत्म हो रहा था और इसके तुरंत बाद एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ये 90% तक जो हो रहा है ना, ये कहाँ होता है, इलियम वाले भाग में। इलियम वाला जो भाग था छोटी आंत का, सबसे नीचे वाला भाग जो सबसे लंबा भाग कहा जाता है, यहाँ आपका अत्यधिक अवशोषण देखा जाता है। बचा कुछ 10% कहाँ हो जाता है, आपकी बड़ी आंत के अंदर हो जाता है। ठीक है, लिख लो अब इसको जल्दी से कि आपका एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। कह रहे हैं मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी और प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी। उमेश भाई पीडीएफ हो चाहे प्रैक्टिस शीट हो, सब कुछ इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसे कहीं और दिया जाएगा आपको। ठीक है अनन्या, एब्जॉर्प्शन अभी स्टार्ट हुआ है जब हम ब्लड तक पहुंचाते हैं। अब ब्लड जब आगे इसको सेल तक लेके जाएगा तब एसिमिलेशन की क्रिया आएगी, उसे अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए निशा, शेड्यूल जो है ना एक बार चेक कर लेना, तो आपका पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस रहती हैं। ठीक है भाई, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। लिख लिया हो तो बताओ एक बार। धनेश, पीएच आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एसिडिक होता है एक बेसिक होता है। ठीक है, 7 से कम वाला एसिडिक और ज्यादा वाला बेसिक कहा जाता है, तो वो सब आप पीएच डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कहलाता है अवशोषण। देखो समझो कि हमने पाचन कर लिया, अब पचा हुआ भोजन कहाँ गया, पचा हुआ भोजन गया तुम्हारे रक्त तक, यानी कि रुधिर तक, ब्लड तक। ब्लड से कहाँ जाएगा, अब हमारे सेल्स को जरूरत है तो वहां तक पहुंचेगा। तो इस क्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन, जो अगला चरण आपका देखा जाता है। नेक्स्ट स्टेज आपका आता है जिसको हम नाम देते हैं एसिमिलेशन, यानी कि जो भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपने पोषक तत्व ब्लड तक पहुंचाए हैं, दे विल फाइनली रीच टू योर सेल्स और टिश्यूज। ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेज को लिखेंगे, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज व्हिच यूटिलाइज देम फॉर द एक्टिविटी। की कोशिका को जरूरत थी, उसने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको अवशोषित कर लिया।
उपयोग में ले आया। लिखो। यार मुझे बस एक चीज बता दो, तुम लोग को सीधी सीधी बात नहीं समझ में आती है क्या? प्रैक्टिस शीट अपलोड प्लीज। मैं अभी इसी सेशन के अंदर 4 से 5 बार एक ही लाइन बोल चुकी हूँ कि प्रैक्टिस शीट चैप्टर के बाद मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कॉपी पेस्ट करना। क्या ये बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती है कि भाई चैप्टर खत्म होगा तो आज आपको मिल जाएगी, और जो चैप्टर्स अभी नहीं हुए हैं उनकी सभी चीजें आगे करा दी जाएंगी कि ब्लड कितने टाइप का है, क्या है, कैसे है। टिंकू, रोज सुबह 7 बजे आपकी बायो की क्लास रहती है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। रुधिर मतलब ब्लड। लिख लिया यहाँ तक? तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन, जहां आपके टिश्यूज तक और टिश्यू से सेल्स तक, जो सबसे छोटी इकाई है, यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है। जो हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के सेल्स को जरूरत है प्रोटीन की, हमें जरूरत है ग्लूकोज की, तो कैसे पहुंचेगा वो? इस पूरे प्रोसेस के बाद पहुंचता है। और इसके बाद जो भी मलमूत्र रह जाता है, जैसे हम कहते हैं फीकल मैटर, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना कहलाता है उत्सर्जन की क्रिया, यानी कि इजेशन। जो आपका लास्ट स्टेज इस पूरे प्रक्रिया का दिखाई देता है, जिसे मलोत्सर्जन कहें, इजेशन कहें, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। इजेशन भी कहा जाता है इसको, उत्सर्जन, मल उत्सर्जन, ठीक है। इन सभी अलग अलग नामों से आप इसे जानेंगे। यानी कि गुदा द्वार, मलाशय के द्वारा मल का बाहर की ओर बहना एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, वॉलंटरी एक्टिविटी है, जो बड़े पैमाने पर क्रमिक व्रतों में सिकुड़न वाले आंदोलन के द्वारा की जाती है। यानी कि मास पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है आपकी मांसपेशियों में गुदा की, तब जाकर के बॉडी से बाहर ये पूरा फीकल मैटर निकल जाता है। ठीक, इसको लिख लेंगे। ये लास्ट स्टेज कही जाती है, 5वां चरण है। डी डेफिकेशन कहेंगे, इजेशन कहेंगे, मलोत्सर्जन, उत्सर्जन, अलग अलग नाम इसके दिए जाते हैं। अच्छा, टेस्ट ले लो, तैयारी है सबकी? रिवीजन कर लिए हो? टेस्ट ले लो। लेंगे भाई, टेस्ट भी लेंगे, बिना बताए लेंगे, बता के नहीं होगा आपका टेस्ट। प्रैक्टिस शीट आज आप लोग को मिल जाएगी, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ये चैप्टर आपका हो चुका है डन, और इसी के साथ कल से शुरू करेंगे मानव का श्वसन तंत्र। आशा करूंगी ये पूरा चैप्टर आप सभी को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहता है तो इस शनिवार को आपकी डाउट क्लास रहेगी, जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस सैटरडे को आप अपनी डाउट जितने भी हों इस चैप्टर से संबंधित, जो हो चुके हैं, सेल हो, आपका ये डाइजेशन हो, या आपके बायोमोलिक्यूल्स हो, इन्हें कवर कर लेना। और अच्छे से कल डाइजेशन के बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को करते हैं शुरू। जी हाँ, सौरभ पाल, एब्जॉर्प्शन भी नोट करना था। खैर चलो, अभी ना एक बार पीडीएफ से कर लेना। अनन्या, एब्जॉर्प्शन का मतलब देखो, आपने खाना खाया, खाना पचा, पचा कहाँ पर? आपके अमाशय तक, आपके अग्नाशय तक, यानी कि छोटी आंत तक आते आते पूर्ण पाचन हो गया। ये पूरा प्रोसेस था पाचन का। आपने जब खाना पचा लिया, डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा? यानी कि मैंने एक स्टेज तुम्हें बताई थी कि भैया ये सारी चीजें बन रही हैं, अमीनो एसिड है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये सब हमारे सबसे पहले ब्लड में जाएंगे। इनका ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और जब ब्लड में से निकल करके वो किसी टिश्यू तक, किसी सेल तक जाते हैं, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? तो दोनों में फर्क क्या है कि पहले भोजन आपका ब्लड तक पहुंच रहा है, भोजन भी क्या है, ये जो पचा हुआ सब्सटेंसेस हैं ये आपके ब्लड तक पहुंच रहे हैं, और फिर ब्लड से कहाँ जा रहे हैं? टिश्यूज तक, टिश्यू से सेल तक। तो ये दोनों को अलग अलग हम यहाँ पर पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के अंदर। कि आपने कहा कि मैम ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज तो डाइजेस्ट हो चुका है ना, यहां से इसका ब्लड तक जाना, जो भी आसपास में आपकी रक्त वाहिकाएं घूम रही होंगी उसके अंदर इसका ट्रांसमिट हो जाना, इस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहोगे। एब्जॉर्ब हो गई है, रुधिर ने, ब्लड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसके बाद ये कहाँ पहुंचता है? आपके सेल्स तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन। सेल और टिश्यू में अंतर मत समझना, पहले जो सेल है वो डेफिनेटली मिलकर के ऊतक बनाता है, तो जब भी कोई चीज आएगी तो पहले टिश्यू में आएगी, फिर धीरे धीरे करके सेल्स के अंदर आती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में ये फर्क आपको नजर आता है। ठीक है, डाउट क्लास लाइव होगी आप पे? हाँ मेघा, डाउट क्लास लाइव होगी।
पीडीएफ मिल जाएगी ना, तभी आप नोट्स बना लेना अगर कोई भी किसी का छूट गया है तो। चलो बेटा, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, जिससे आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से ये माप सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और कोई भी पदार्थ है, चाहे वो दूध हो, नींबू हो, या कोई भी अलग सब्सटेंस हो, वो एसिडिक है या वो बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। ऑल राइट। चलो तो भाई, कल से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इसका रिवीजन जरूर से करिएगा, कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।